हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। आज हम पेपर जो कि 3 तारीख का है, इसमें बात करेंगे देश विदेश के विभिन्न मुद्दों के ऊपर जो इसमें डिस्कस करे गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि पेपर की वीडियो का हमारा लक्ष्य ये है कि हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो नहीं देंगे आपको, मगर आपको पेपर जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए एक शॉर्टकट एनालिसिस कह सकते हैं इसे आप, ठीक है। बाकी मेरी राय आपको यही रहेगी हमेशा कि पेपर खुद पढ़िए, कोई भी एक्सप्लेनेशन वीडियो को जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे की होती हैं उन्हें देखने से बचें, क्योंकि ना वो आपको याद रहने वाली हैं और ना इतना समय आपके पास है। चलिए मुद्दे पे आते हैं हम। आज के टॉपिक्स में जो बात करी गई है वो शुरुआत से लेके हम देखें तो अपोजिशन की मीटिंग हुई है माननीय राष्ट्रपति जी के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, मणिपुर इशू को लेकर। डब्ल्यूएचओ ने इंडियन फार्मास्यूटिकल्स और साथ ही साथ ग्लोबली जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं इनको गाइडलाइंस पालन करने के लिए कहा है कि जो बेकार क्वालिटी की फार्मा मेडिसिन्स बनाई जा रही हैं उन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इनसे स्वास्थ्य एवं जनमानस की नुकसान हो रहा है। आगे हम देखेंगे इसमें आगे बढ़ते बढ़ते कैसे आपका नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के डेवलपमेंट को लेके बहुत अच्छा और बहुत ही रैशनल एडिटोरियल आया हुआ है, ठीक है। उसके आगे हम देखेंगे आगे आने वाले आर्टिकल्स में चीता जो कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में लाए गए थे, धीरे धीरे इनकी मृत्यु हो रही है और 9 चीता की भी मृत्यु हो गई है। ये चिंता का विषय है। और क्या कह रहे हैं ग्लोबल एक्सपर्ट्स, क्या कह रहे हैं साउथ अफ्रीकन नामीबियन एक्सपर्ट्स इस मुद्दे पे। इसके अलावा विभिन्न आर्थिक जैसे जीएसटी का मुद्दा और अन्य जो भी करंट अफेयर्स है वो हम इसमें आगे धीरे धीरे आपके साथ एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करेंगे हम। शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो, और अगर आपको कुछ बेहतर चाहिए तो आप फीडबैक बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए शुरुआत में हम प्रयास करेंगे कि हम इसे इग्नोर करें। ये न्यूज़ बेसिकली इंडियन इवेंट की तरह है, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट। अभी कमेंट्रीज़ हैं बस ये, ठीक है ना, तो इनको अब मत देखिएगा इतना। यहाँ पर 28% जीएसटी को लेके आया हुआ है कसिनोज और इसको लेके, तो इस पे बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा है। जितनी भी गेमिंग कम्युनिटी है या फिर जितनी भी आपकी कसिनो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, although some state differed on the valuation norms and tax levy on online gaming and casinos, the GST Council in its 51st meeting via video conferencing on Wednesday decided to levy 28% tax at face value at entry level, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा विरोध हो रहा है, ठीक है। आगे आते हैं हम। इसमें कुछ खास नहीं, यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का आर्टिकल आया हुआ है कि डब्ल्यूएचओ में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस होती हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अगर आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप दवाइयाँ बनाते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग की अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल करिए, इनको पालन करिए। खासकर जिन कंपनीज़ का 250 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर आ रहा है उनको जो नई रिवाइज जीएमपी है उनका पालन करना चाहिए विदिन 6 महीने में। बाकी जो वाइल एमएसएमईज़ जिनका 250 करोड़ से कम है, दे विल हैव टू इम्प्लीमेंट इट विद इन अ ईयर। मतलब जो डब्ल्यूएचओ की गाइडेंस है जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, अगर आपकी कंपनी का 250 करोड़ प्लस वाला टर्नओवर है, और यहाँ मेरी बात हो रही है फार्मा प्रोड्यूसिंग कंपनी की, ठीक है ना, जो दवाइयाँ बनाती है, तो आपको ये 6 महीने के अंतर्गत 6 महीने के अंदर अंदर इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपका 250 करोड़ से कम है, मीडियम सेक्टर में आ रहे हैं आप, तो आपको 1 साल के अंतर्गत ये करना पड़ेगा। अब डब्ल्यूएचओ पर जोर क्यों डाल रहा है, कारण ये है कि हाल ही में आपकी इंडियन एक कफ सिरप कंपनी थी, ये जो कफ सिरप बना रही थी इससे विदेश में कहाँ हुई थी ये आप बताइए। कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये सवाल उठाया गया कि क्या इससे मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो रही है। और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने खुद कहा है कि इस समय अगर मान लीजिए, अगर क्या डेटा है 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो दवाइयाँ बनाते हैं, उनमें सिर्फ 2,000 ही
कंप्लाइंट हैं सारे नियमों के अंतर्गत। सिर्फ 2000 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो सारे नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे तो चीता को लेके है। फिर से एक दुखद खबर है कि 9 चीता की मृत्यु हो गई है। ये अब बड़ा कुछ बर्निंग सा हो रहा है इशू, क्योंकि इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं साउथ अफ्रीका के, नामीबिया के, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा है कि कुछ जो डेथ हुई है ये अच्छे वेटनरी केयर से भी रोकी जा सकती थी, अच्छी ऑब्जर्वेशन से भी ये रोकी जा सकती थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट हमको बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर रही है या फिर अंधेरे में रख रही है। और ये मुद्दा हो क्या रहा है, बेसिकली जो रेडियो कॉलर होते हैं इन्हें ट्रैक करने के लिए गले में बांधे जाते हैं, ये इनसे कोई इन्फेक्शन होने का सिम्टम्स देखे गए हैं। ठीक है, रेडियो कॉलर्स जो होते हैं क्योंकि ये लगे रहते हैं। अब इसके जो जो आपके आ रही हैं चीज़ें कि शायद जब बारिश हो जाती है, पानी अगर यहाँ पे इकट्ठा रह जाता है तो स्किन इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, या फिर बहुत चीज़ें, मैं उस पर अलग से आऊँगा। मेन मुद्दा यहाँ पे रेडियो कॉलर को लेके आ रहा है, मगर जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ ग्लोबली एक चीता एक होता है, इसके लिए कम से कम 715 स्क्वायर किलोमीटर रेंज, या एग्जैक्टली क्या मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, वो चाहिए होती है। मगर खूनो पालपुर में इतनी रेंज में 1-2 चीता या 2 से ज़्यादा चीता रह रहे हैं। ये धीरे धीरे कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं मुद्दे उठा रहे हैं ग्लोबली, मगर ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, एक मिशन को अपना प्रेस्टीज बना दिया है लगता है। चलिए, और अभी भी ये बात आ रही है कि अगर आप लोग ये मृत्यु नहीं रोक पा रहे हैं या फिर कारण आप जो मृत्यु होने का पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो इससे पहले कि और चीतास की मौत हो आप उनको वापस भेज सकते हैं। एक यहाँ पे जीएस पेपर 4 का एथिक्स का बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है। ये मेरे को लग रहा है कि यूपीएससी से कैच करेगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है इसमें एक दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को लेके है जो एक आलीशान सा मकान बनाया अपना। और मकान क्या बनाया है, वो एक महल था पठान काल का, 1418 का, सन 1418 का। उस महल को तोड़ के अपना आवास बनाया बढ़िया सा, जिसको लेके विरोध हुआ और उनका सस्पेंशन भी हुआ है। अब वो मकान खाली करने का ऑर्डर दिया गया है। द वाइफ ऑफ सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर एंड फॉर्मर सीईओ ऑफ दिल्ली जल बोर्ड उदित प्रकाश राय टोल्ड दिल्ली हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे शी अंडरटेक्स टू वेकेट, मतलब वो इसको खाली करेगी। राय कौन थे? ये सीईओ थे दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ थे। देखिए, टैक्स पेयर का पैसा कैसे बर्बाद किया जाता है, टैक्स पेयर का पैसा कैसे बर्बाद किया जाता है। एक नॉर्मल पर्सन को घर बनाने में उम्र ज़िंदगी लग जाती है, और ये कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी वो सारा पैसा बर्बाद कर करके महल बनाते हैं। ये बेसिकली सीईओ दिल्ली जल बोर्ड के थे और 28 अक्टूबर 2021 से लेके मई 30 2022 तक। इसके बाद ही वॉज देयर आफ्टर पोस्टेड सेक्रेटेरिएट ऑफ द GNCTD। इन मार्च दिस ईयर ही वॉज पोस्टेड इन मिजोरम, उनको मिजोरम भेज दिया गया था। ऑन May 31 द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पास एन ऑर्डर सस्पेंडिंग राय accusing of alleged raising a century old structure with immense immediate effect। मतलब इन्होंने बढ़िया सा एक महल था उसे तोड़ दिया था। अब इसमें जो ज़्यादा बढ़ लीजिएगा, हालांकि देखिए हाई कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि एक अधिकारी होता है ना, ये देखिए आप, इन गवर्नमेंट जॉब देयर आर लॉट ऑफ प्रिविलेजेस विच कम विद द ऑफिस, वंस द ऑफिस गोज दोस प्रिविलेजेस ऑल्सो गो। मतलब आप अगर सर्विस में आ रहे हैं तो देश सेवा के लिए आइए, आप यहाँ पे राजशाही ठाटों के लिए मत आइए। ये एथिक्स का टॉपिक है। क्या पब्लिक सर्विसेज में एथिक्स का इन्होंने फॉलो करा? नहीं, इन्होंने निजी हित का फॉलो करा है। आगे आते हैं। दूसरी बात है, अधिकारियों का मकान ना खाली करना पुराना मुद्दा रहा है। अभी हाल ही में नोएडा आपके जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ नए आए थे, तो उन्होंने एक्यूज़ करा, उन्होंने कहा कि जो पुरानी सीईओ थी ऋतु महेश्वरी जी, उन्होंने आवास खाली नहीं करा है और मुझे किराए पे रहने को पड़ रहा है। सोचिए आप, इतने बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो आवास खाली नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ खास नहीं लगा तो आप अभी छोड़ दीजिए कि गुड़गांव कुछ इंसिडेंट हुआ है, उसमें कमेंट्री एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, बट मैं सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मना कर रहा हूँ। ठीक है, ये असल में इम्पोर्टेंट नहीं है, ये गलती से हाईलाइट हो गया है, ये गलती से हाईलाइट हो गया है, तो इसको प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। ये अभी हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में 3 बिल पास करे गए हैं, जन विश्वास बिल, फॉरेस्ट एक्ट बिल और माइनिंग बिल। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, सो लीव इट फॉर नाउ।
आगे हम आएंगे इसमें धीरे धीरे। ये टॉपिक सब देश विदेशी कहानियाँ होती रहती हैं, आप उनको इग्नोर करिए। ये रिसर्च, देखिए रिसर्च की फील्ड में आईआईटी कितना बढ़िया कर रहा है। एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया है जो सुसाइडल अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुसाइड रेट कम करने का दावा करेगा, डेटा साइंस के माध्यम से। अटेंडेंस के रूप में ये डिवाइस लगाया जाएगा, ठीक है, और फेशियल एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो पहचान पाएगा कि कौन डिस्ट्रेस में लग रहा है या नहीं लग रहा है। बाकी इसके बारे में अगर पढ़ना है आपको तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, वैसे इतना ही काफ़ी है इसमें, रिसर्च को लेकर है ये बहुत ही बड़े लेजेंडरी आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई साहब, पूरा नाम नितिन चंद्रकांत देसाई, ये बड़े बड़े मूवीज़ के सेट बनाते थे, ठीक है ना। और आर्ट डायरेक्टर उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना मूवी का डायरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आज भी इनको बहुत रिस्पेक्ट है इंडस्ट्री में, इनका निधन हो गया है। चलिए आगे आते हैं। ये चीता को लेकर आर्टिकल ही आया हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं है, वही बातें घूम फिर के हो रही हैं जो पिछले एक हफ्ते से हो रही हैं, मगर जो इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स निकल के आप लोग के लिए आ रहे हैं वो है कि चीता मिशन कब शुरू किया था, चीता एक्सटेंड कब हो गए थे। 1952 में चीता एक्सटेंड हो गए थे। इन 1970s इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ट्राई करा था पर्शियन चीतास को इंडिया में लाने के लिए और एशियाटिक लायन एक्सचेंज करने के लिए, कि आप एशियाटिक लायन ले लीजिए और पर्शियन चीता हमको दे दीजिए। हालांकि वो नेगोशिएशन हो नहीं पाई थी, आगे देखेंगे। द रीलोकेशन प्रोजेक्ट वॉज डिवाइड इन 2009, फिर 2009 में भी यूपीए गवर्नमेंट ने ये करा था। ओनली टू बी निप्ड इन द बट सुप्रीम कोर्ट विच रीजन दैट डिटेल साइंटिफिक स्टडी। हालांकि 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भैया आप प्रॉपर रिसर्च करो पहले, साइंटिफिक वगैरह, क्लाइमेटिक वगैरह, सॉइल वगैरह, तब लाना। हालांकि सन 2020 में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया भारत सरकार को, तभी ये जो प्रोजेक्ट चीता है ये पॉसिबल हो पाया है। अब इस पर यही कमेंट्रीज जो आ रही हैं ये बेसिकली आपके साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट हैं, ये लोग भी कह रहे हैं। देखिए साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट है एलिज्ड दैट जो प्रोग्राम है इसमें लिटिल और नो साइंटिफिक ट्रेनिंग, मतलब इसमें जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं इन्हें कुछ नहीं आता है साइंटिफिक ट्रेनिंग के नाम पे, और सिर्फ जल्दबाजी में ये पूरा करा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट कह रहे हैं, यहाँ पढ़ लीजिएगा आप इसको यहाँ पे, ठीक है ना। दे हैव क्लेम दैट सम ऑफ द डेथ्स कुड हैव, जो कुछ मौत हुई हैं उनको रोका जा सकता था प्रॉपर वेटनरी केयर देकर आप वो डेथ रोक सकते थे। चलिए आगे आते हैं। ये कुछ चीज़ें जो बाहर उभर के आ रही हैं ये कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे। शट डाउन इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन, ये मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि इसमें बेसिकली जो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है दंगों के टाइम पे, उसको लेकर उन्होंने फंड राइट्स से जोड़ा है, मतलब है अच्छा, आप पढ़ लीजिएगा एक बार को, मगर मुझे इतना खास नहीं लगा कि मैं आपको कहूँ कि अपना समय आप इसमें लगाइए, ठीक है। ये भले ही हम कुछ भी कह रहे हैं, शट डाउन होते रहेंगे, ठीक है। इन्होंने कुछ मुद्दे ही बताए हुए हैं कि कैसे हम क्या ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं, मगर ये इतना डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, सो बेटर वी लीव इट। और मैंने पहले भी कहा है, अगर मैं सही में इन आर्टिकल्स को कैटेगराइज करना शुरू कर दूंगा जीएस पेपर्स में, तो भैया इस पेपर का हर आर्टिकल कोई ना कोई जीएस पेपर में आएगा। तो क्या इसका मतलब 6 से 8 घंटा, 3 से 4 घंटा अखबार ही करते रह जाओगे? छोड़ना सीखो। यूपीएससी की तैयारी में हम जानते हैं कि छोड़ना, ये जो अथाह महासागर है सोर्सेस का, इसमें छोड़ना सीखो, जो नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, ये इन्होंने बहुत ही अच्छे से कवर करा हुआ है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में कुछ डिफरेंसेस को एजुकेशन के माध्यम से। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन वाज मेंट टू इंश्योर ग्रेटर एक्सेस टू जॉब्स एंड विडो लार्जर वर्ल्ड। हायर एजुकेशन वाज सीन एज मीन्स टू रिसीव ट्रेडिशनल पावर्स, है ना। जो आपकी एजुकेशन इंग्लिश की लाई गई थी, ये बेसिकली ये एक नई क्लास बनाने के लिए इंडिया में लाई गई थी। जो आईशे है और इंडिया सर्वे होता है एजुकेशन का, इसमें पता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में जो साउथ इंडिया है ये बहुत आगे है। साउथ इंडिया जो है ये बहुत आगे है नॉर्थ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया में इतना हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट नहीं है जितना ज़्यादा साउथ इंडिया में है, ठीक है। तमिलनाडु हाईएस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एजुकेशन के वाइज में साउथ इंडिया बहुत अभी आगे चल रहा है हमसे, नॉर्थ इंडिया से। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हैज़ डीपेंड बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, आगे आ रहे हैं। द एक्सरसाइज ऑफ टू डिलिमिट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को डीपन द नॉर्थ साउथ डिवाइड, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में बहुत चीज़ें कही हैं
पढ़िएगा, अच्छा आर्टिकल है। बट इसमें जो मुझे अच्छा लगा, ये जो डेटा था इंग्लिश मीडियम वाला, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वगैरह वाला, ये अच्छा डेटा लगा बहुत मेरे को, वेरी गुड। आगे यहाँ पे हम आएंगे तो when the 15th Finance Commission decided to use 11 population census as basis for devolution of taxes from central government to states, the southern government expressed concern about this move. The South share in the devolution of taxes has come down 17.98% in 14th Finance Commission to 15% in 15th Finance Commission. तो ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ में बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ भी चल रही है बहुत चीज़ों को लेके। The different standard of living have led to interstate migrations largely from northern states to the more prosperous southern states. अरे अब ये देख लीजिए बहुत सिंपल एग्जांपल कि लोग आईआईटी वगैरह का इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं ना, बेंगलोर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं। आप एमबीए कर लीजिए, एमबीए करने वाले आधे से ज़्यादा छात्र पुणे जा रहे हैं। दिल्ली वगैरह में इतना स्कोप नहीं मिल रहा है उनको। और अच्छा अब बताइए मेरे को दिल्ली के अलावा और कहाँ पे है स्कोप? आपने कभी सुना किसी को मैं राजस्थान जा रहा हूँ? हाँ, कंपनीज़ वहाँ भी हैं, मगर वहाँ पे इतनी कंपनीज़ नहीं है कि इतनी पॉपुलेशन को अकोमोडेट कर पाए। आपने सुना किसी को मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ? जो भी हायर एजुकेशन कर लेता है वो सीधे साउथ में जा रहा है। तो ऑथर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि साउदर्न इंडिया जो है आपका, ये प्रॉस्पेरस भी है, साथ ही साथ ये एजुकेशन वाइज बहुत अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, देखिए अभी ये भी हाल ही में टेस्ला ने अपना ऑफिस खोल रहा है, कहाँ खोल रहा है? पुणे में खोल रहा है ना। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल देखिए आपने हालांकि मुंबई या महाराष्ट्र को, देखिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पे साउथ का मतलब हम यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं नॉर्थ और साउथ के बीच में। हम यहाँ साउथ में ओवरऑल कवर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एप्पल ने अपना बीकेसी स्टोर खोला है, कहाँ खोला है? मुंबई में खोला है। कहीं ना कहीं कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सदर्न इंडिया में ज़्यादा है। चलिए पढ़ लीजिएगा, अच्छा आर्टिकल है। इतना ये सिर्फ नॉलेज के लिए आर्टिकल अच्छा है, डायरेक्टली इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे बेसिकली जोशीमठ वाले केस को लेकर कहा गया है और श्रुति जैन जी ने ये कहा है कि पहली बात तो ये मैं आपको शॉर्ट करूँगा इसमें, अगर कि जो बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको हमेशा कहा गया है स्टडीज़ के माध्यम से कि ये खतरा है एनवायरनमेंट के लिए। इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स में ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। चाहे वो 2013 की फ्लड हो या 2021 की फ्लड हो उत्तराखंड में, ये साफ साफ देखा गया है। एक्सपर्ट बॉडीज़ लाइक रवि चोपड़ा कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, द कमेटी रीजन दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ RORs एट सेडिमेंट रिच एलिवेशन फॉर्म्ड बाय रिसीडिंग ऑफ ग्लेशियर्स अबव द मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइक दैट ऑफ जोशीमठ रीजन इज एन इन्वेशन डिजास्टर। ये देखो आप, ये साफ साफ कमेटी है ना भाई, जो रवि चोपड़ा साहब की कमेटी थी, रवि चोपड़ा साहब ने कमेटी थी, इस कमेटी ने कहा था जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपने इतना बड़ा बनाया हुआ है और ये जो ऊपर पानी रोके पड़े हैं, ग्लेशियर से जो रेगुलरली पानी आता है इसको भी रोक लेते हैं, सेडिमेंट इकट्ठा करे हुए हैं, ये जो दीवार के रूप में सब रोके हुए हैं। और वो भी हम जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा जो आपका अगर आपने हिमालयाज़ का पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है। पहले तो रेंज होती है आउटर हिमालय, स्मॉलर हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालयाज़। फिर हमने पढ़ा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, है ना, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो यहाँ पे वो जिक्र हो रहा है कि उस पहली बात तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, उस रीजन में भी आपने बड़ी बड़ी डैमें लगा दी हैं, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा दिए हैं, तो ये तो न्योता है। ये सच क्यों हुआ? जो तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट था सन in Joshimath has been linked to build up of socio-ecological problem in this region since its commencement in 2005. It was a cause of death of hundreds of workers during 21 flood. सोशियो-इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे हैं? सोशियो-इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये आपकी पहली बात तो बारिश अधिक हो जाती है, ये बांध खोल देते हैं, पानी पे पानी आ जाता है, ठीक है, पानी पे पानी आ जाता है। धीरे धीरे अर्थक्वेक को लेकर या अर्थ की शेकिंग को लेकर ये ही जिम्मेदार हैं। जोशीमठ में दरारें आ रही हैं। अब ये ऑथर ने ये कहा है कि चलो आपने जोशीमठ में लोग की जान बचाने के लिए उनसे मकान खाली करवा दिए, मगर अभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप कर क्या रहे हो। जोशीमठ इज बिल्ट ऑन एन ओल्ड लैंडस्लाइड मटीरियल एंड मस्ट नॉट बी सब्जेक्ट टू द प्रेशर ऑफ हैवी मशीनरी. Blasting, drilling and cutting of trees have been
well established since the MC Mishra Committee report of 1976. The project constructed a web of tunnels in the fragile geography by using a boring machine and explosive, affecting the stability of terrain. आप उसी पहाड़ में खोदे जा रहे हो, आप टनल निकाले जा रहे हो कमज़ोर से पहाड़ को, तो ये एक लॉजिकली ख़तरा है ही है। अच्छा, क्यों लोकल्स को अंधेरे में रखा जा रहा है चीज़ों को लेकर? क्यों नहीं पूरी तरह चीज़ें बताई जा रही हैं? लोग वहाँ से विस्थापित हो गए हैं, अब वो वापस आना चाहते हैं, मगर गवर्नमेंट उसके लिए कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रही है, ये ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल, बहुत अच्छी बातें जिक्र करी हैं इन्होंने। इसमें ज़रूरी है कि आप रवि मिश्रा कमेटी और MC मिश्रा कमेटी को भी ध्यान में रखेंगे। ये वाला आर्टिकल आपका है ब्रिंग आउट हेरिटेज होम। ये बेसिकली जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह हमारे देश से चले गए थे बाहर स्मगलिंग के माध्यम से या फिर जो कुछ ब्रिटिशर्स ही ले गए थे, उनको लाने के लिए इसमें कहा गया कि हम उसको लाएंगे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ पे भी होंगे, और देश में वापस ला के उन्हें उसी सम्मान के साथ रखेंगे। ये आर्टिकल 370 वाला आर्टिकल आया हुआ है, ये ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। मुझे अभी फ़िलहाल ये अलग से ही डिस्कस करने का मन कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें करनी हैं जो अब निकल के आ रही हैं, बट स्टिल इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बिकॉज अभी थोड़ा समय दीजिए इस आर्टिकल 370 वाले इशू को। यहाँ पर सुबह कनेक्टिविटी को लेकर आर्टिकल आया हुआ है। एक 500 मिलियन साल पुरानी जेलीफिश का जिक्र करा गया जो कनाडा में पाई गई है, कनाडा में, और इसके अलावा कुछ खास नहीं है इसमें। सुपर कनेक्टिविटी पढ़ लो क्या होती है, ये इतना ही काफ़ी है इसमें। स्टेट ऑफ विच मटेरियल ऑफर्स अ जीरो और नॉन नियर जीरो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ एनर्जी मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ हीट। पार्ट ऑफ द रीजन वाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट हीटेड इज रेजिस्टेंस। तो सुपर कनेक्टिविटी में क्या होता है कि रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है ना। ये कहाँ का इस्तेमाल होती है, ये आप देखते हैं कि ये MRI मशीन्स होती है, उसमें मटेरियल सुपर कंडक्टिव होता है। आपकी जो बड़ी बड़ी बुलेट ट्रेन चल रही हैं, फास्ट चलती हैं, मैगलेव टेक्नोलॉजी भी चलती हैं। मैगलेव टेक्नोलॉजी पता है आपको? मैगलेव टेक्नोलॉजी क्या होती है? मैगलेव टेक्नोलॉजी ये होती है कि मैगलेव टेक्नोलॉजी से, अच्छा अपन ट्रेन देखते हैं। ट्रेन, ये ट्रेन जो है आपके पहियों पे चल रही होती है, ठीक है, मान लो ये ट्रेन है। मगर जो मैगलेव टेक्नोलॉजी होती है, जो अक्सर आपकी बुलेट ट्रेन्स में इस्तेमाल हो रही है, एडवांस्ड मेट्रोज़ में भी इस्तेमाल हो रही है अब तो। ये बुलेट ट्रेन है आपकी, मान लो, ठीक है। मैगलेव टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये ट्रेन ट्रैक को टच करती ही नहीं है, ये हवा में होती है, ट्रैक को टच ही नहीं करती है ये, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे ट्रैक है क्यों भाई ये, तो ये ट्रैक नहीं है, ये अपने आप में मैग्नेट है। ये हवा में होती है, इसे कहते हैं मैगलेव। जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक लिविएशन, और लिविएशन का मतलब होता है हवा में होना, लिविएट करना, है ना। यहाँ पे भी सुपर कंडक्टिव मटेरियल यूज़ किया जाता है, इसी को लेके ये आर्टिकल है। चलिए, ये आर्टिकल अच्छा था ये वाला। ये डेटा प्रोटेक्शन को लेकर है, DP डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर है। इसमें जो बातें की गई हैं, इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि जो नया डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इससे सरकार अपनी ताकतें बढ़ा रही है मॉनिटरिंग करने की, सर्विलांस करने की, और राइट टू प्राइवेसी को भी कहीं ना कहीं नुकसान डाल रही है। वाइड रेंजिंग एग्जेम्पशन, सरकार ने इतने एग्जेम्पशन ले लिए हैं, इतनी रियायतें ले ली हैं इस एक्ट के अंतर्गत, एग्जेम्पशन ले लिए कि वो आपका डेटा ले सकती है, आप पे सर्विलांस कर सकती है, मतलब प्रॉपर अगर आप थ्रेट हो तो। मगर ये भी क्लियर नहीं करा गया कि थ्रेट का मतलब क्या होता है। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया कि डेटा प्रोटेक्शन बिल है, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ही अलग तरीके से अब डिफ़ाइन कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दे रहा है, ठीक है। सेक्शन 69A का भी जिक्र करा गया है इसमें, बड़ा अच्छा। हम जानते हैं कि ये बहुत पुराना इशू है 69A का। चलिए, इसमें इतना कुछ खास नहीं है, पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगे तो, मगर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट।
बाकी जो फिच रेटिंग वाले आते हैं ये आप मत पढ़िएगा, ये हर सब बदलती रहती है। दूसरी बात ये है कि आज तक आपके किसी काम में आई ही नहीं, ठीक है ना। ये सब इकोनॉमिक्स वालों के लिए होता है, ये आपके किसी काम का नहीं आता है। फिच रेटिंग क्या है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, पढ़ के ये रहेगा कि आपको न्यूज़ में कभी आएगा तो आपको पता रहेगा। बाकी रही बात ये आर्टिकल की, तो ये नेताजी से अपनी बातें कर रहे हैं कि हम 5G टेक्नोलॉजी लगाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम छोड़िए इसे अब यार। ये सब इंटरनेशनल खबरें कुछ खास नहीं थी। तो हमने इसमें जो है, चलिए बाकी तो स्पोर्ट्स का तो अच्छा ही रहता है, मैं दिखाया था एक बार को। स्पोर्ट्स वाले में क्या दे रखा है, स्पोर्ट्स वाले में दे रखा है कि इंडिया ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में सिल्वर मेडल लिया है। किसने? एलाविनील वलरिवन साहब ने। ये बहुत बढ़िया खिलाड़ी है हमारे देश के, मैं इनको ईवी कहता हूँ, ठीक है। और दिव्यांश सिल्वर मेडल लिया है। भवानी देवी जी ब्रॉन्ज मेडल आई हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। इधर जो दे रखा है आपका बेसिकली जैवलिन को लेके है। 4 men javelin throwers have from the country qualified for worlds in the बुडापेस्ट, हंगरी में जो होने वाला है। इसमें हमारे नीरज चोपड़ा के साथ साथ 3 और खिलाड़ी जाने वाले हैं, ठीक है ना। किशोर जीना साहब का भी तो नाम आया था, ठीक है। आज के आर्टिकल में इतना इंपॉर्टेंट था। बाकी आप बिल्कुल अखबार पढ़िए, ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया उतना इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो देखने के बाद फिर से अखबार खोलिए और आपको जो अच्छा लगता है आप उसको अध्ययन करिए। मेरा काम जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है वो मैंने आपको बताने का प्रयास करा है। बाकी थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। ये देख ना भाई, ये उन्मेषा क्या है, उत्कर्ष क्या है, सब गवर्नमेंट की स्कीम है ना। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश में अभी लॉन्च की गई हैं प्रेसिडेंट जी द्वारा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। बाकी अगर आपको पसंद आया होगा तो आप बिल्कुल इसे शेयर करेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जुड़े रहिए, फिर आएगी नई वीडियो 4 तारीख को पेपर के साथ एक और बार। थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।